जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, बड़े तजर्बाकार या और बड़े घाक सियासतदान थे, लेकिन उनसे मईशत नहीं चल पाई। और इस वक्त देखा जाए तो 1.5-2 साल में पाकिस्तान की मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है। किसकी गलतियां कुताहियां आप समझते हैं? आप अगर ये पीडीएम की हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो ये घाघ सियासतदान जरूर थे। ये इनमें से कोई भी आदमी मुइशत को और हुकूमत को चलाने की सेंस नहीं रखता था। आई एम सॉरी टू पॉइंट, ठीक है। इन्होंने अथाह गहराई में फेंक दी हमारी मुइशत। मुइशत चलाने वाला इनमें से कोई भी नहीं था। अब आप इतने ज्यादा कर्जे लिए गए कि जिसकी कोई इंतहा नहीं इस 18-19 महीने के टाइम में। इनमें से सियासतदान घाघ जरूर थे। मुल्क और कौम का कोई इसको संभालने वाला नहीं था, ख्याल करने वाला नहीं था, मुइशत और इकोनॉमिक्स को समझने वाला इनमें से एक आदमी नहीं था। अच्छा सर, साबका वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक़्त के आर्मी चीफ साहब को कहा था कि इस वक़्त अदम एतमाद की तहरीक अगर कामयाब हो जाती है तो हम पहले ही मईशत को बड़ी मुश्किल से संभाल पाए हैं। अगर ये हुकूमत आ जाती है तो मईशत फिर किसी से नहीं संभल पाएगी। तो इस वक़्त यही सूरत-ए-हाल बनी हुई है और पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन गिरती जा रही है। अगर ये निगरान सेटअप कुछ मैंने देखा इसमें टेक्नोक्रेट भी हैं और ये बड़े समझदार और मंझे हुए सियासतदान भी हैं। और फिर ये लोग इतने ज़्यादा कह लें कि एक्सपर्ट भी हैं अपने कारोबार में, लेकिन उनसे मईशत नहीं चल रही। वो हमारे देख लें आप, जो वज़ीर सनअत और तिजारत हैं, वो भी अपने तौर पर इस तरह नाकाम दिखाई देते हैं। देखिए, बात ये है कि इनमें से मैं दोबारा कहूंगा कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बिल्कुल सही कहा था कि आप इसको पीडीएम को साथ मिला के आप रजीम चेंज ना करें। हम बहुत एक बारीक तार के ऊपर चल रही है मुइशत, एक बारीक रस्सी के ऊपर चल रही है। थोड़ा सा भी इसको झटका लगा तो मुइशत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और 100% खान साहब की ये पेशेन गोई सच साबित हुई, क्योंकि वो समझदार आदमी थे, वो देख रहे थे कि क्या होगा, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की और उन्होंने अपने जाती मफाद को सामने रखा और मुल्क कौम के मफाद को उन्होंने पसे कुछ पांव डाल तले दिया। रोन दिया। तो शाह जी मुझे बताइएगा, फिर आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी या सियासतदान? देखें, स्टैब्लिशमेंट भी जिम्मेदार है और उनके हत्थे चढ़े हुए अपने मफाद के पीछे लगा हुआ टोला सियासतदान भी है। ये सियासतदान कहाँ है? इनमें से देखे ना, ये सारे चोर लुटेरे थे, इनको भी सियासत में लाने वाली स्टैब्लिशमेंट थी। नहीं तो लेकिन सर, ये कहाँ एस्टेब्लिशमेंट के में ये कहना सियासतदान कहना थे? चाह रहा हूँ, हमारी अदलिया, आला अदलिया, हमारे ब्यूरोक्रेट, ये तकरीबन सारे एस्टेब्लिशमेंट में आ जाते हैं ना। तो बहरहाल अब हम थोड़ा सा आगे देखें, चलते हैं। मैं सारों की बात कर रहा हूँ, मैं फौज की बात नहीं कर रहा, मैं ठीक है, सारों की बात चलें कर रहा हूँ। ये। और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ये मुल्क की, मैं खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं 35 आप। साल रहा, मैं भी जिम्मेदार अपने आप को कह रहा हूँ। ये मुल्क को डुबोने में सबसे ज्यादा आगे है। यहाँ दफ्तर में एक बंदे की जरूरत होती है, इन्होंने 10-10 भर्ती किए हुए हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी तो सरकारी शाह जी, मैं गाड़ियां शायद इतनी आपकी नहीं है। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगा। हमारी टोटल इनकम कितनी है? हमने देखा आज तक हमने तो आईएमएफ से कर्जा लेकर अपने मुल्क और अपनी मुईशत को चलाया है। देखें, बात ये है कि हमारी मुइशत जो है उसमें से 3-4 मेन चीजें हैं। जी। हम एग्रीकल्चरल मुल्क है। मुल्क अपने आप को कहते हैं ना। 60% हमारी आबादी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ रिलेट कर रही है। मुंसलिक है, ठीक है। दालें बाहर से हम मंगा रहे हैं, ईडिबल ऑयल बाहर से मंगा रहे हैं, खुश्क दूध हम बाहर से मंगा रहे हैं, सब्जियां और फ्रूट तक हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें 100% हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कौन सा एग्रीकल्चर मुल्क है? अब आप ये देखें कि पिछले 30 साल से कोई गंदम इन्होंने एक्सपोर्ट नहीं नया की। बीज प्रोड्यूस नहीं किया। कॉटन गारत हो गई, खत्म कर दी, कोई नया बीज इंट्रोड्यूस नहीं, नहीं किया। बल्कि सर हम उसके गंदम अलावा इंपोर्ट बाकी, कर रहे थे सर। हमने पिछली दफा गंदम इंपोर्ट की है और अब कल मैं मैंने जो आपको प्रोग्राम कह किया है वो एग्रीकल्चर पे किया है। और मैंने देखा है इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन हुआ है, उसमें किसानों को मदऊ भी किया गया है, लेकिन किसानों के मसाइल पर बात नहीं हुई। नहीं, मधु किसने किया था? उसको हेड आपके वजीर आजम। मतलब
जी वजीर आजम साहब काकड़ साहब ने मदू किया था उस ये कन्वेंशन नहीं, करवाया था काकड़ को बेचारे को क्या एग्रीकल्चर का पता। हम्म काकड़ साहब तो एक कठपुतली है जिसको लाके बिठा दिया गया। काकड़ बेचारे को क्या पता। कौन सा एग्रीकल्चरिस्ट वहां बैठा हुआ था जिसको पता हो कि मुल्क की। मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान की एग्रीकल्चरिस्ट जितने भी साइंटिस्ट हैं, हम्म इन्होंने कोई बीज इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ना गंदम का, ना चावल का, ना कॉटन का। बिल्कुल बिल्कुल गन्ना मैंने हमारा खत्म है, कॉटन हमारी खत्म है। सर हमारी रिसर्च इसमें बिल्कुल ज़ीरो है और मेरे जिन जिन तो साइंटिस्ट से फिर बात होती रही है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से उनका यही कहना है कि हमें काम करने नहीं दिया जाता। अच्छा चलें हम वापस आ ये जाते हैं बिल्कुल 100% हम वापस आ जाते हैं सियासत 100% और ऐसी। चलें हम वापस आ जाते हैं सियासत और मुशीयत पर। मुझे बताइएगा इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मादनी दौलत से वसाइल से माला माल किया हुआ है, लेकिन हम दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं। हमारे हमसाया मुल्क अब देखें अफगानिस्तान का सर गुजारिश सिक्का ये कितने का, है, ये बांग्लादेश जो का सिक्का आपका कितने का। सवाल है ना, हम्म, ये सवाल ही हमारा गलत और गलतफहमी पे मबनी है। जी जी बदकिस्मती से ना हम वसाइल से माला माल नहीं है। हम्म हमारे पास वसाइल की शदीद कमी है। अच्छा हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास अच्छी जमीन नहीं है, हमारे पास कोई चीज नहीं है। ये हमने प्रोपोगंडा किया हुआ है कि हम वसाइल से नहीं माला नहीं माल मुल्क है। शाहजी कौन देखें सा। मादनियात हैं जब हमारे बारिशें होती हैं पानी हम जखीरा नहीं करते। एक सीजन में अल्लाह ताला ने एक चीज़ आपको अनायत करनी होती है ना, तो ये नहीं है कि वसाइल हाथ आते हैं लेकिन हम उन वसाइल को महफूज नहीं करते, उनसे फ़ायदा नहीं उठाते। सर देखें, ये बात आपकी कुछ हद तक ठीक है कि हमने रिजर्वायर नहीं बनाए हुए। हाँ वो ना हमें अवाम बनाने देती है, ना सियासतदान बनाने देते हैं। वो शोर कर देते हैं काला बाग डैम के ऊपर। हम्म अगर काला बाग डैम नहीं बनेगा हम्म तो हम चंद साल के अंदर कहत से आधी कौम हमारी बर्बाद हो जाएगी। तो फिर ज़राअत वसाइल हमारे पास कौन से हैं? हम तो जमीनें हमारी बेकार दुनिया की। हमारे हाँ पास पानी हमारा इतना नीचे चला गया है कि अगर इसी तरह सूरत हाल रही तो हमारे पास मशीनरी अवेलेबल नहीं होगी पानी को सिंक करने के लिए, ट्यूबवेल लगाने के लिए। चलें और आबादी आबादी हमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमारे वसाइल और जमीन इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही अब। चलें मैं चाह रहा हूँ फयाज शिराजी को भी साथ शामिल करें। शिराजी साहब क्या देखते हैं, आपके हल्के की सियासत इस वक्त काफ़ी सरगर्म है और आप लोग एक्टिव हैं, लेकिन उस तरह गहमा गहमी नहीं जिस तरह इलेक्शन के दिनों में होती है। भाई साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, बहुत मेहरबानी आपकी। अभी आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में गंदम इंपोर्ट की गई। पहले तो मैं आपको इस बात पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान 7वां बड़ा मुल्क है गंदम पैदा करने वाला, लेकिन बदकिस्मती से आटे के लिए गरीब आवाम लाइनों में लगी रही। लगी बड़े रही है। लोग जो हैं, जो इस मुल्क के सरमायादार हैं, उन्होंने हमेशा मुल्क को नोच नोच कर जो है ना वो लूटा है। दूसरी बात, अब सियासत पे कर रहे हैं। आप देखें कि पाकिस्तान में चंद ही घराने हैं जो हमेशा कभी इक्तदार पे होते हैं, इक्तदार की कुर्सियों पे आके बैठते कभी हैं या अपोजिशन में अपोजिशन होते में हैं। आके कभी बैठ जाते हैं। हम्म तो ये एक बड़ी बदकिस्मती मौरूसी सियासत ही पाकिस्तान में चलती आ रही है। नए लोगों को सामने आने का मौका ही नहीं दिया जाता। और दूसरे नंबर पे जो आप हल्के के हवाले से बात कर रहे हैं, आप इस चीज को बेहतर जानते हैं कि जो मुल्की मामलात अभी आप भी देख रहे हैं, आपकी भी बड़ी गहरी नजर है। तो एक ही सियासी किसी एक जमात को जो है ना निशाना इबरत बनाया जा रहा है। शाह साहब भी लाइन पे हैं। आप देखें कि 2018 में नून लीग के साथ जिस तरह किया गया और उससे पहले तहरीके लब्बैक के साथ इस तरह हुआ, और अभी एक सियासी जमात को सही रगड़ा लगाया जा रहा है। इस तरह नहीं होना चाहिए। एक जानब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हम दे रहे हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि आप भी अभी कह रहे थे कि कागजात नामजदगी जमा करवाने लोग जा रहे हैं, अपने अपने उम्मीदवारान, उनसे कागजात भी छीने जा रहे हैं। अच्छा चलें मुझे आप बताइए हल्के के ऊपर ज़रा आपकी गहरी नज़र है। जो मरूसी सियासत है आप उसकी बात कर रहे थे, तो कौन सा उम्मीदवार है जो मुसलसल जीत रहा है और अवाम फिर भी उनको वोट दे रहे हैं? हमारे अगर हल्के की दीपालपुर के हल्के की अगर बात की जाए तो दीपालपुर का जो हल्का है NA 137, ये नेशनल निशिस्त का हल्का है। यहाँ से कोई पहले मेरा ख्याल है 2002 में पहली दफा जो हमारे सबक MNA यहाँ से इलेक्ट हुए थे, और उसके बाद ये मुसलसल 2 दफा इसी कौमी निशिस्त से इलेक्ट हुए हैं राव अजमल खान साहब। तो बड़ी बदकिस्मती है। आगे जो जनरल इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें उन साहब ने अपने बेटे को, रौसाद अजमल साहब को, जो हमारी सूबाई नशिस्त है, यहाँ से पहले मलिक अली अब्बास खोखर साहब हैं, नून लीग के उम्मीदवार होते हैं, उनको जो है ना मैदान में उतार दिया है।
अब देखते हैं कि अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, अवाम किसको इलेक्ट करती। बेसिकली तो मैं समझता हूँ कि अवाम को भी इस चीज का इन नहीं, चीजों को आपने देखना सर्वेस चाहिए। भी किए, आपने क्या लोगों का रवैया देखा, लोग किस तरफ जा रहे हैं और किन को वोट करने जा रहे हैं? कल सर मेरे जो सर्वे है, मैंने बड़ा साफ शफाफ सर्वे किया है। मेरे सर्वे के मुताबिक मैंने तो देख रहा हूँ कि 60 से 65% जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग उनमें ये ऐसे भी हैं जो मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए बोलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते। वो कहते हैं कि देखेंगे जब वोट हम लोगों ने कास्ट किया तो उस वक्त हम देख के वोट कास्ट करेंगे। तो 40% पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। लोग डरे हुए हैं, जो हालात को मद्देनजर रख के लोग सहमे हुए हैं, लोग खुल के बात नहीं करना चाह रहे। चलें, मेरे साथ ही रहिएगा। मैं चाहूँगा गुलजार साहब को भी साथ शामिल करें। तो इसमें नाज़रीन कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो मरूसी सियासत है उसका तो खात्मा हो रहा है। लोग अब आज़ादाना फैसला करना चाहते हैं और अपनी मनपसंद जो उम्मीदवार हैं उनको वोट देना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का ये अलमिया रहा है कि जो मरूसी सियासत है लोग उसको फ़रोग देते रहे हैं, वोट भी इनको हाँ देते रहे हैं। जी शाह जी, क्या कहेंगे? पाकिस्तान में तो कोई